हेलो लर्नर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये जो क्लास है यूपी टेट की, ये दूसरी क्लास है और ये प्रैक्टिस सेट 6 to 8 का चल रहा है, जो 2011 में हुआ था पहली बार। और दूसरा पार्ट है, तो इससे पहले 15 क्वेश्चन करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले 16 क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले एक कथन है, राधा कुमुद मुखर्जी ने दिया है। राधा कुमुद मुखर्जी ने, अच्छा कथन है इसलिए लिख दे रहे हैं, बाकी थोड़ा सा लंबा है। इन्होंने लिखा है, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। तो इस कथन से क्या स्पष्ट होता है, जो भी विचार हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं और उसी से बच्चे सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, अभिलाषाएं बन जाती है। तो उसको धारण करना क्या हो जाएगा, विकास का क्या अर्थ हो जाएगा, इसमें अंगीकरण हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। क्यों? इस कथन का अर्थ है मानवीय मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंगीकरण होता है और इस प्रकार उनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 का बी। और ये कथन अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन क्या है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज की? ऑप्शन क्या क्या है, बाल मनोविज्ञान की, बिल्कुल ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि 6 to 8, 1 to 5th और 6 to 8 तक के बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं, तो शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके का होता है। तो एक शिक्षक का कार्य यही है सबसे पहला, कि उस बच्चे की किस लेवल की उसकी समझ है, उसको समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी जानकारी होनी चाहिए। तो सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है 17 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है। 18 में आइए देखते क्या है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हैं। तो इसमें कीवर्ड आपको पकड़ना है, इसमें समकक्षी लिखा है। तो देखिए ये
पूर्व किशोरावस्था की विशेषता है, क्योंकि जो पूर्व किशोरावस्था में है तो जो बालक होता है वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने जो समकक्षी वर्ग के विद्यार्थी हैं, बालक हैं, उनके साथ रहना और अपनी बातें शेयर करना ज़्यादा पसंद करता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब वयस्क अवस्था तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्राक बाल्यावस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था, ये भी नहीं होगा, बाल्यावस्था भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है। नाइनटीन क्वेश्चन क्या है? मनोचित्रण का संदर्भ है। क्या है मनोचित्रण का संबंध? ऑप्शन क्या क्या है? अर्थग्रहता को बढ़ाने की एक तकनीक ये है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नहीं होगा। और मन का चित्र खींचना, ये भी बिल्कुल इसका कोई सेंस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मन के प्रकार का अन्वेषण। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे हैं अब हम। 20 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो ऑप्शन क्या क्या है? विचारों में सृजनात्मकता, तो देखिए ये पॉजिटिव क्वेश्चन है इसलिए सबसे पहले इसको हटा देंगे। फिर दूसरों के साथ लड़ना, ये निगेटिव है तो इसको, क्योंकि सेंटेंस में क्या है, ये प्रतिभाशाली पॉजिटिव है और प्रतिभाशाली कौन नहीं है ये पूछा है, तो इसको पहले अंडरलाइन कर लिया है। फिर अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये भी नहीं होगा। कौतूहल, ये भी पॉजिटिव है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली होने का ये अर्थ नहीं है कि आप दूसरे से लड़ाई करना जो है ये बिल्कुल नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 20 का। और ये पेपर इजी आया था क्योंकि ये 2011 का पेपर है, पहली बार बच्चों ने दिया था, तो सस्पेंस भी रहता है कि सिलेबस है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब तो थोड़ा सा आपको आइडिया प्रीवियस ईयर देख के कर सकते हैं कि बताएं हमको कैसे तैयार करना है। पहली बार का पेपर है इसलिए इजी है, ऐसा नहीं है कि अब इजी आता है। नेक्स्ट है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि, ऑप्शन क्या क्या है? बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, ये भी नहीं है। फिर अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, तो ये तो सेंटेंस था, लेकिन इसमें महत्व के लिए पूछा है कि बालिका शिक्षा को क्यों महत्व देना चाहिए, तो ये कोई इसीलिए तो महत्व दिया गया है क्योंकि अतीत में पहले जो है लड़कियों के साथ बहुत अच्छा, मतलब बहुत से घर थे, ऐसा नहीं है कि सभी घरों में था, लेकिन ज़्यादातर ऐसा था। क्योंकि आपने कई विरोध देखे होंगे, जैसे राजा राम मोहन राय ने किया है बालिकाओं के लिए। पहले बालिकाओं को कहाँ शिक्षा इतनी ज़्यादा अधिक बढ़ावा नहीं था। फिर डी ऑप्शन क्या है? किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थित होती हैं। तो देखिए केवल कुछ में होता है कि ये निगेटिव होता है, लेकिन इसमें सेंटेंस का अर्थ देखिए कि घर में भी अगर एक गृहिणी शिक्षित है तो वो चाहेगी कि उसकी बेटी भी अच्छी शिक्षित हो, उससे ज़्यादा बढ़े, तो इसलिए किसी भी सामाजिक परिवर्तन की भूमिका के लिए बालिकाओं को क्या है सेंटेंस? किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है डी ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि कई में मैं टिक लगा देती हूँ इसलिए मैं लिख देती हूँ कि डी सही है। इसको पहले रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है, ए ऑप्शन है समुदाय के संदर्भ पर, और बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर,
तो समुदाय के समर्थन पर समन्वित शिक्षा की सफलता कैसे निर्भर करेगी, तो ये तो हट जाएगा। फिर शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर और शिक्षकों की अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसमें जो है समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन। टोटल बाल मनोविज्ञान से या सीडीपी से 30 क्वेश्चन आते हैं और साइकोलॉजी आपका अच्छे से तैयार है तो आप नंबर अच्छे स्कोर कर लेंगे, क्योंकि सीटेट में तो सीटेट का पैटर्न तो ऐसा है कि 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी में तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, बाकी और जो पेडागोजी सब्जेक्ट आता है मैथ्स का, साइंस का, उसमें भी साइकोलॉजी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो साइकोलॉजी पे करनी है। बाकी यूपी टेट प्रीलिम्स के लिए क्या है कि 30 क्वेश्चन, अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, साइकोलॉजी क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट का जो है मैथ नहीं अच्छा होता है, तो इसलिए कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो आप नंबर गेन कर सकते हैं, उसमें साइकोलॉजी है। नेक्स्ट चलिए 23 क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 23 क्वेश्चन क्या है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, उसमें सीखने में समस्या आ रही है तो उसका सबसे अच्छा उपचार क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है, कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन और निजी शिक्षण का सुझाव, सी ऑप्शन है। फिर निदानात्मक शिक्षण, तो ये डायग्नोस्टिक शिक्षण है, डायग्नोस्टिक उपचार, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी बच्चे की सीखने से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निदानात्मक शिक्षण सबसे बेस्ट होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है कि शिक्षक जो है वो बच्चे की किस सब्जेक्ट में कहाँ पे समस्या आ रही है उस प्रॉब्लम को पर्सनली देख के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो इसलिए निदानात्मक जो शिक्षण है वो सबसे बेस्ट होता है। तो 23 का जो है डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक शिक्षक, एक मिनट, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, किसके लिए अनुप्रेरित कर सकता है, कैसे अनुप्रेरित कर सकता है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ऑप्शन क्या क्या है, पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर और उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो देखिए ये तो नहीं है कक्षा में भाषण देकर, लेकिन अगर इसकी जगह उपरोक्त में से सभी होता तो तब हम डी ऑप्शन चुन सकते थे, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, पुरस्कार देकर। किसी भी विद्यार्थी को जैसे अपने क्लास में करा रहे हैं तो अगर उस मोटिवेट करना है तो छोटी छोटी चीज़ें से पुरस्कार के द्वारा रिइंफोर्समेंट दे के बच्चे को प्रेरित किया जा सकता है, उत्साहित किया जा सकता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग 25 पे चलेंगे। एक मिनट, ये कैसे यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, मिस हो गया था। चलिए 25 क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, मतलब उसकी इंसल्ट करेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप में योग्यता है और तो धीरे धीरे विद्यार्थी आप
का सम्मान करने ही लगेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको उसकी इंसल्ट करना चाहिए, परीक्षा में कम अंक देना चाहिए, तो एक शिक्षक का ये भी कार्य नहीं है। फिर उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। फिर सी ऑप्शन ये हो गया, उसके अभिभावकों से, पेरेंट्स से बात करेंगे, उसे डांटेंगे कि सम्मान न देने पर। ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। हाँ, उसे डांटेंगे, डी ऑप्शन जो है उसे डांटेंगे। तो देखिए, कोई शिक्षक अगर नहीं, ये नहीं होगा, इसको हटा देते हैं 1 मिनट। क्योंकि ये जो है फिर बाद में PDF सेंड करने में भी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है वो सही हो गया जो आया है, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ने में अटपटा लग रहा था, इसलिए मुझे लगा ये गलत है। फिर देखिए, उसके अभिभावकों से बात करेंगे कि क्योंकि वो आपको मतलब क्यों नहीं रिस्पेक्ट दे रहा है, क्या कारण है, उसको क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए सबसे जो पॉजिटिव ऑप्शन है इसमें ये वही, ये सी ऑप्शन है, अभिभावकों से, पेरेंट से बात करेंगे। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन पे चलते हैं आप। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। फिर 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है क्या है। ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, प्रधानाध्यापक केंद्रित है और अनुभव केंद्रित है। तो शिक्षण का सत्तावादी जो स्तर है वो शिक्षक केंद्रित है, कि जो शिक्षक डिसाइड करते हैं। जैसे पहले, ये अब नहीं है, अब जो है वो शिक्षण कैसा है, अब छात्र केंद्रित है। लेकिन पहले जो आदर्शवादी वगैरह है उसमें जो है कैसा शिक्षण था, शिक्षक केंद्रित था। सत्तावादी में क्या हो जाएगा, डिसीजन जो है, जो भी रूल रेगुलेशन है वो किसके पूरी तरीके से होंगे, कि बालक को कैसे सिखाना है, पाठचर्या का कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करना है या कुछ भी है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग ना होकर जो भी डिसीजन है वो शिक्षक केंद्रित है, उसमें शिक्षक मेन होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। और छात्र केंद्रित में क्या होता है, बच्चों के अनुसार बच्चे कैसे सीख सकते हैं, कैसे उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा सकता है। जैसे प्रकृतिवादी में है, प्रकृतिवाद में किसको स्थान दिया गया है, एनवायरनमेंट में रह के सीखना। और जो कई मार्लिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति है, फ्रोबेल की है, तो ये सब क्या है, इसमें छात्र केंद्रित, छात्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है बल। तो इस समय सबसे ज़्यादा क्या है कि छात्रों के अकॉर्डिंग टीचिंग कराई जाए। और पहले क्या था, पहले शिक्षक केंद्रित थी। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास, किसी भी बालक का चरित्र का विकास कैसे किया जा सकता है, उसकी स्वयं की इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव व्यवहार। देखिए, स्वयं की इच्छा शक्ति होती है लेकिन बिल्कुल सही से नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट है बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो इसमें अगर उपरोक्त सभी के द्वारा ना लिखा होता तो क्या सही हो जाता, नैतिकता। लेकिन उपरोक्त सभी है तो बिल्कुल इच्छा शक्ति, अगर कोई अपने अंदर सुधार का, उसकी इच्छा है अपना नेचर अच्छा करने का, तो इच्छा शक्ति, ये भी ऑप्शन सही होगा। बर्ताव और व्यवहार, उसके साथ कैसा बिहेवियर किया जा रहा है, ये भी ऑप्शन होगा। नैतिकता, तो सभी जो है इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 28 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ऑप्शन
शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो सबसे पहले नहीं है को अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि गलतियां एग्जाम में क्या हो जाती हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं और आंसर दे दिया। तो देखिए शिक्षण अधिगम का स्तर कौन सा नहीं होगा, स्मृति स्तर तो होता है, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? स्मृति स्तर और समझ स्तर, चिंतनशील स्तर। ये सबसे अपर लेवल का होता है। निम्न स्तर का स्मृति स्तर होता है और फिर दूसरे नंबर का समझ का स्तर होता है। तो 3 स्तर होते हैं। तो जो ये विभेदीकरण का स्तर दे रखा है, ये ऑप्शन यही नहीं होगा, तो इसको हटा देंगे। 28 का ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। 29 में आइए देखते हैं क्या है। अब ओनली 1 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद क्लास खत्म। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कल आएगा। और इसको शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि अब पेपर में केवल 3 महीने बचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, तो आपको एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? उससे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। तो ये निगेटिव ऑप्शन है, इसको तो सबसे पहले कट कर देंगे। ठीक है, कट कर दिया। फिर बी ऑप्शन है, जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। ऐसा, चलिए इसको रख लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा? उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हो, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। तो ये भी हो सकता है, बाकी और देखते हैं। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो देखिए सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है, क्योंकि अगर वो विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच कर रहा है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आपको ये वॉच करना पड़ेगा कि क्या वो, अगर उसको आ रहा है प्रश्न, तो एक बार वो खड़ा साहस दिखा के वो आपके प्रश्न का आंसर देगा, तो वो धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने लगेगा क्लास में। तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रैक्टिस सेट हो गया 2011 का, 6 to 8 का ये है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सीडीपी का है, ये तो पता ही होगा, इतनी देर से डिस्क्राइब कर रही हूँ। नेक्स्ट है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए। तो देखिए निर्देशात्मक केवल निर्देश देना ये भी नहीं होगा, और प्रशासनात्मक भी नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन जो है आदर्शवादी, एक शिक्षक का बिहेवियर जो है वो आदर्शवादी होना चाहिए। सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, बार बार कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी ये स्लाइड आप लोगों के लिए बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।